हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आंध्र सप्तवाहन वंश। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने कांडव वंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे जो लास्ट राजा था उसका नाम था सुशर्मन, और सुशर्मन की हत्या कर देता है सिमुक। ठीक है, और हत्या करने के बाद ही अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हम लोगों का आंध्र सप्तवाहन वंश। ओके गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक आंध्र सप्तवाहन वंश के बारे में ही है, जिसमें हम लोग उसके टाइम पीरियड्स पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से राजा आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और इसी तरह से हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देखते हैं गाइस। तो इसका टाइम पीरियड है 30 BC से लेके 250 AD तक का। तो गाइस, आप ये देख रहे हैं कि ये 30 BC है। ठीक है, 30 BC है और 250 AD है। ठीक है, तो BC मतलब बिफोर द जन्म ऑफ, ठीक है, ईसा मसीह, और AD मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा कि यहीं पर हम लोगों का टाइम पीरियड जो है चेंज होता है थोड़ा सा। ओके गाइस, इसको आप याद रखेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आंध्र सप्तवाहन वंश की। तो गाइस, जैसा कि इनके साक्ष्य हम लोग पहले यही पता करते हैं कि इनके साक्ष्य कहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुए। तो गाइस, जैसा कि पुराण, ठीक है, पुराण में तो मिलता है इनका नाम आंध्र से, ठीक है, लेकिन हम लोगों को अभिलेखों से इनके बारे में नाम जो मिलता है वो होता है सप्तवाहन। ठीक है, तो पुराणों में आंध्र और अभिलेखों में सप्तवाहन के को हम लोगों ने मिला दिया, और उसी को अब हम लोग बोलते हैं आंध्र सप्तवाहन वंश। ठीक है, और इसी को अब हम लोग शालिवाहन वंश भी कहते हैं। शालिवाहन वंश भी कहीं कहीं पर नाम मिला है, इसलिए हम लोग इसको शालिवाहन वंश भी कहते हैं। इसका संस्थापक जो होता है उसका नाम होता है सिमुक। ठीक है, सिमुक ने ही हत्या कर दी थी किसकी, कांडव वंश का जो तो वहीं से अब सिमुक ही इसकी स्थापना करता है। तो गाइस, स्थापना करने के बाद यहाँ पर और भी कहाँ कहाँ पर इसका राज्य होता है ये देखते हैं। तो ये जो मध्य भारत का राज्य होता है, ठीक है, मध्य भारत मतलब कि जो दक्षिण के साइड हम लोग जब जाएंगे तो जो सारा प्रायद्वीपीय भारत पड़ता है वहाँ पर ही इस शासक का सबसे ज़्यादा जोर था। ठीक है, सबसे ज़्यादा वहीं पर ही ये फैला हुआ था। तो ये मध्य भारत की बात हो रही है। ठीक है, मध्य भारत में देखिए, जैसे कि ये हो गया हम लोगों का इस जगह आंध्र सप्तवाहन वंश। इसके नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के नीचे वाला जो पोर्शन है और कृष्णा नदी के ऊपर का जो भाग है, वहीं पर पूरे क्षेत्र में आंध्र सप्तवाहन वंश फैला हुआ था, और इसके दाई और बाई तरफ कलिंग और शक राज्य करते थे। ठीक है गाइस, तो ये आप याद रखेंगे कि शक और कलिंग इन्हीं के टाइम पीरियड में इन्हीं के साथ में थे। ओके, अब इसके बात करेंगे जो मध्य भारत में इनका राज्य था उसकी राजधानी क्या क्या थी गाइस। तो देखिए, इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रतिष्ठान या इसको पोठन भी जानते हैं, पोठन के नाम से। ठीक है, प्रतिष्ठान या पोठन जो है वो इनकी राजधानी थी आंध्र सप्तवाहन वंश की। उसके बाद ये महाराष्ट्र के पास ही थे, गोमती नदी के पास का जो एरिया है वही यहाँ पर पड़ता है इनकी राजधानी। ठीक है, वहीं पर ही प्रतिष्ठान या पोठान राज्य है और इनकी राजधानी है। ये जैसा कि इनके थोड़ा सा मैंने लोकेशन वाइज इसको डोनेट कर दिया है, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग सीधा एक एक पर्टिकुलर राजा के ऊपर बात करेंगे। तो गाइस, जो यहाँ का सबसे पहला राजा है जिसने इसकी स्थापना की थी आंध्र सप्तवाहन वंश की, उसका नाम होता है सिमुक। ओके गाइस, सिमुक एक सामंत था। ठीक है, जो पहले भी कांडव वंश का एक सामंत था, उन्हीं के राज्य दरबार में सामंत का काम करता था। तो गाइस देखिए, जब ये सामंत है तो फिर ये क्या करेगा, तो फिर ये सबसे पहले तो बौद्ध प्रचार करेगा, धर्म प्रचार करेगा। ठीक है, और जब ये बौद्ध और धर्म प्रचार करेगा तो बहुत अच्छे पहले काम करता है, लेकिन बाद में जो है ये बहुत ज़्यादा अत्याचारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। तो उसके बाद इसमें होता क्या है कि आखिर में जो प्रजा होती है वही इसको मार देती है। ठीक है, वही इसकी हत्या कर देती है। तो इसकी हत्या कैसे होती है, वो प्रजा के द्वारा होती है। ठीक है,
प्रजा के द्वारा ही इसकी हत्या हो जाती है। इसके बाद जो है इसका भाई राज्य करता है। भाई का नाम होता है कान, जिसको हम लोग कृष्णा के नाम से भी जानते हैं। वो राज्य करता है और उसके बारे में ज़्यादा कुछ हम लोगों को पता नहीं है गाइस, जैसे कि सिमुक का भाई होता है और नासिक के अभिलेख में कुछ इसका उल्लेख मिला है और कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं मिला है। इसके बाद इसका पुत्र होता है जिसका नाम होता है सातकर्णी प्रथम। ओके गाइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो आप इसको माइंड में रखिएगा। ओके, बात करेंगे सातकर्णी प्रथम की गाइस, तो इसी को दक्षिणापथ का स्वामी भी बोला जाता है। इनके बारे में कई इंपॉर्टेंट है, इनको कई उपाधियाँ मिली है गाइस। तो इन्हें दक्षिणापथ का स्वामी भी बोला जाता है, इन्हें पश्चिमपति भी बोला जाता है, प्रतिष्ठानपति भी बोला जाता है और ये पहला इस शासन का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा होता है। ओके गाइस, दक्षिणापथ क्यों बोला जाता है और इसको दक्षिणापति क्यों बोला जाता है गाइस, तो इसमें इनके राज्य में आप ये याद रखेंगे कि यहाँ पर जो कोई भी दक्षिण का शासन कर रहा होता है, ठीक है, तो इसे बोला जाता है दक्षिणापति। ओके, और यहाँ जो शासन जहाँ पर हो रहा होता है उसे बोला जाता है दक्षिणापथ। अगर आपको नहीं याद होता तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई शासन हो रहा है। ओके गाइस, तो ये जो राज्य है इसको बोला जाता है दक्षिणापथ, ठीक है। और जो शासन कर रहा है, जैसे कि सातकर्णी शासन कर रहा है, तो इसे बोला जाएगा दक्षिणापति। ओके, या दक्षिणापथ। दक्षिणापथ किसी जगह को बोला गया है तो दक्षिणापथ, और उसका स्वामी तो दक्षिणापथ का स्वामी, इसे बोला जाएगा दक्षिणापति। ओके गाइस, दक्षिणापति। तो आप ये इसको याद रखेंगे, इसको दक्षिणापति भी बोला जाता था, पश्चिमपति भी बोला जाता था। प्रतिष्ठानपति इसलिए बोला जाता था क्योंकि गाइस प्रतिष्ठानपुर या फिर कोठान जो है वो इनकी राजधानी थी, इसलिए इनको प्रतिष्ठानपति भी बोला जाता है। और सबसे शक्तिशाली राजा था, जैसा मैं बता ही चुकी हूँ। इनकी शादी जो हुई थी, इनका विवाह अहिमवंश की एक कन्या थी जिसका नाम था रानी नयिका, ठीक है। रानी नयिका के साथ इनका विवाह हुआ था, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। वो भी जो इनके राजकाज में इनका हाथ उसी तरह बटाती थी जिस तरह ये राजकाज करते थे। तो रानी नयिका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रानी नयिका के बारे में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं गाइस। रानी नयिका ने एक अभिलेख बनाया था, उस अभिलेख में सबसे पहले भूदान का वर्णन मिलता है। भूदान का मतलब गाइस क्या पहले भूदान नहीं होता था? क्या पहले भूमि नहीं दी जाती थी? नहीं गाइस, पहले भी भूमि दी जाती थी, लेकिन सबसे पहले अभिलेखों के रूप में वर्णन जो मिला है वो इन्हीं के अभिलेख में मिला है। ओके, भूमि दान देते किसको थे? भूमि दान ये बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को दी जाती थी। तो पहला भूदान का अभिलेख किसने बनवाया था? तो रानी नयिका ने बनवाया था, या फिर सातकर्णी प्रथम, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था गाइस, इसलिए इनके बारे में भी आ जाता है। तो रानी नयिका का नाम इसलिए आप याद रखेंगे, ठीक है। इनके समय में जो सिक्के चलते थे उसमें रानी नयिका के भी चित्र होते हैं। ओके, और जो सिक्के चलते थे वो किस किस धातु के होते थे गाइस? तो तांबा हो गया, कांसा हो गया, सीसा हो गया, और यहाँ पर पोटिन, ठीक है, पोटिन भी एक धातु थी, पोटिन के भी सिक्के चलते थे। तो आप ये देख रहे हैं ना, सीसा, पोटिन, तांबा और कांसा, इन सबके सिक्के यहाँ पर चलते थे। यहाँ पर गोल सिक्के चलते थे। गाइस, सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे और 1 राजसूय यज्ञ भी कराया था। गाइस, अभी हमने इससे पहले भी वीडियो में पढ़ा है कि एक और राजा थे जिसने राज्य से यज्ञ नहीं बल्कि उन्होंने भी कौन सा यज्ञ कराया था? उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था। गाइस, तो अगर आपने पढ़ा हो तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ओके गाइस, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इसके बाद हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करेंगे, तो जो इन्हीं के शासनकाल के समक्ष या समरूप में जो राजा थे उन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख बनवाया था। मैं यहाँ पर कलिंग की बात कर रही हूँ। कलिंग राजा खारवेल के द्वारा अभिलेख बनवाया गया था, जिसमें सातकर्णी प्रथम के बारे में भी वर्णन मिलता है। और जो खारवेल के राजा होते हैं उन्होंने सातकर्णी को हराया भी। तो गाइस, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने की मिसाल तो यहाँ पर पेश की जा रही है, वो भी अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। लेकिन यहीं पर ही ये कलिंग राजा खारवेल से सातकर्णी
हार भी जाता है। ओके, तो ऐसे आपने देखा कि ये क्योंकि कलिंग राजा खारवेल होता है वो 7 करने से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए ये इससे हार जाते हैं। इसके बाद इनके इस भाषा में मतलब कि इनके समय में जो भाषा होती है वो होती है प्राकृत भाषा। और 7 करने के बाद इनकी जो वाइफ होती है नग्निका वो शासन करती है। जैसा कि आप पहले ही देख रहे हैं कि उसने अभिलेख भी बनवाए थे। ओके, तो जब वो अभिलेख भी बनवा रही है तो आप इससे क्या जज करेंगे? यही जज करेंगे ना कि वो भी शासन में सहयोग दे रही है, तो वो इसके बाद शासन करती है। इनके बाद जो दूसरे राजा होता है उसके बारे में पता चलता है कि उसका नाम होता है सातकर्णी द्वितीय। सातकर्णी द्वितीय की बात करेंगे तो उसके समय में हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में हमें उसका वर्णन मिलता है। ओके गाइस, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया और भेलसा अभिलेख हो गया, ये दोनों ही अभिलेख हैं जिनसे हमें सातकर्णी द्वितीय के बारे में पता चलता है। सातकर्णी प्रथम के बारे में तो आपने देखा ही कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। सातकर्णी द्वितीय भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इनका नाम ही आप याद रखें और इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। बस ये आप याद रखेंगे कि हाल एक राजा होता है, इन्हीं के बाद होता है जिसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गाथा सप्तशती। ओके गाइस, गाथा सप्तशती एक बुक लिखी थी हाल के द्वारा जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ये एक प्रेम कथा है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता रहता है, तो आप इसको याद रखेंगे कि हाल के द्वारा लिखी गई थी बुक जिसका नाम था गाथा सप्तशती। ठीक है, गाथा सप्तशती बुक का नाम था और ये एक प्रेम कथा थी। और इसी का हाल का ही एक दरबारी था जिसका नाम था गुड़ायन। ओके गाइस, गुड़ायन नाम था और इसने लिखी थी वृहद कथा। ओके, वृहद कथा लिखी गई थी गुड़ायन ने और ये हाल के ही दरबार में एक दरबारी था और गुड़ायन जिसने वृहद कथा लिखी थी। तो गाइस आपने देखा यहाँ पर इनके बारे में हो गया सातकर्णी प्रथम के बारे में, और यहाँ पर हाल के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और नग्निका के बारे में भी आप याद रखेंगे कि इसने पहला अभिलेख भूदान के बारे में भी वर्णन जिसमें किया गया है ये बनवाया था। अब गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करेंगे जो कि यहाँ का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अभी राजा होगा। ओके गाइस, तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है इसका टाइम पीरियड क्या है गाइस? इसका टाइम पीरियड है 106 से लेके 130। ओके, इसकी उपाधियाँ भी कहीं मिली हैं इसको क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनकी उपाधियों से क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस उपाधि में बात करेंगे वेंकटक और धन्यकटक। ठीक है, वेंकटक जो है ये इन्होंने 2 राज्य बसाए थे वेंकटक और धन्यकटक के नाम से, लेकिन वेंकटक जो है इन्हें खुद भी बोला जाने लगा था। तो आप वेंकटक के नाम से भी अगर पूछा जाए कि किसे जाना चाहता है तो वो गौतमीपुत्र सातकर्णी को। ठीक है, इसे त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन भी बोला जाता है। त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन क्यों बोला जाता है? क्योंकि तीनों समुद्र, ओके, तीनों तरफ का समुद्र और हर तरह के वाहनों का ये पूरा अधिपति होता है, इसलिए इसे त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन भी बोला जाता है। और गौतमी वलक्षी के नासिक अभिलेख में हम लोगों को इसके बारे में जितने भी साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? गौतमी वलक्षी के नासिक अभिलेख से मिलते हैं। और दक्षिणापथ पतेश्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है। दक्षिणापथ पतेश्वर क्यों गाइस? क्योंकि इसका जो शासन है वो पूरे दक्षिण में, ओके गाइस, इस समय जो शासक था वो पूरे दक्षिण में राज्य कर रहा था, इसलिए इसे ही दक्षिणापथ पतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसे अद्वितीय ब्राह्मण भी बोला जाता है। इसने शक राजा नहपान को पराजित किया था। यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम शासक था। गाइस ने शक राजा नहपान को पराजित किया था, इसलिए भी इसका नाम मिलता है वहाँ पर। और यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का सबसे आखिरी शासक था जिसके सिक्कों में शंख, मछली ऐसे कई चित्र मिलते हैं। ओके गाइस, अब इसके बाद सातवाहनों के पतन हो जाता है और सातवाहनों के पतन के बाद पूरे दक्षिण में 5 राजाओं का विस्तार मिलता है। वो 5 राजा कौन कौन से हैं? जैसे कि तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का है पल्लव, महाराष्ट्र का है वाकाटक, ओके गाइस, महाराष्ट्र का वाकाटक,
आंध्र का है छिबाकू, कर्नाटक का है चूडू, और महाराष्ट्र का है जिसका नाम है अरभारी। ठीक है, तो गाइस आप ये उसी समय इनके बाद सतवाहन वंश के बाद जो 5 राजा थे, तमिलनाडु का पल्लव, महाराष्ट्र के वाकाटक, आंध्र का छिबाकू और कर्नाटक का चूटू और महाराष्ट्र का अरभारी, ये बाद में आते हैं इनके। तो गाइस देखा आपने कैसे यहाँ पर सतवाहन वंश के बारे में जो है कुछ राजा थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उन्होंने अपनी सत्ता जमाए रखी कई सालों तक। उसमें कौन कौन से हैं? सातकर्णी प्रथम, हाल और गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके बाद कुछ ऐसे शासक आते हैं जो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं और इस शासन का पतन हो जाता है गाइस। तो गाइस ये सातकर्णी के बारे में हो गया। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो साक्य कुषाण के बारे में आएगी। आएगी हमारी वीडियो। ओके गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो गाइस इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा गाइस, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।